अच्छा, तो नाश्ता नहीं, पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में जूही झुककर वह एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदन ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फाके उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय ली तो वह चौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है। चंदर ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुढ़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदर ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको? हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसू को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसू और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साबिर हुसैन काजमी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज़ उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। हाँ, गेसू के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुंह से। जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी ख़राब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदन ने झेप कर निगाह नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे। घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मुटकी से ब्याह करोगे? लो बातचीत कर लो, तब तक मैं वह निबंध ले आऊँ टाइप कराने वाला। चंदन ने खिसिया कर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबाया। हाय रे! सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं। काहे बिगड़ रहे हैं आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो यह निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे ना? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाएं तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर रूठ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना। और देखो, मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई। फिर सुधा ने पुकारा, वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो यह लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा कहकर फिर चंदर चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो, एक बार में क्यों नहीं कह देती सब? चंदर ने झल्ला कर कहा। अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आँख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोज लॉन, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उग आई थी और फाटक पर, जिसके एक खंभे की कॉर्निस टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के 2 आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक ओर एक छोटा सा लकड़ी का नाम पलट था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे धूल बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमिटे सफ़ेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था AF डिक्रोज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर लिखा था मिस पी डिक्रोज। यही बंगला है। उसे संतोष हुआ। हॉर्न दो, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो अहाते में कुड़कुड़ा रहा था उसने मुड़कर बड़े संदेह से और त्रास से चंदर की ओर देखा और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है, यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने ऊब कर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर। सुधा बीबी से क्या कहेंगे? कह देना पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस फाद कर अंदर घुसा। आगे का पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की ज़मीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी ना आई हो। वह बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट पर
और दरवाजे के बीच में मकड़ी से जाला बुन रखा था। यह बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बज ही रहे थे। वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फरलाग था, कोई बंगला नहीं। उसने सोचा, बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियाँ हों। वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकला। ताजुब है, यह सन्नाटा, यह मनहूसी और इतनी खुशबू, कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची रविशें और बड़े बड़े गुलाब, हर रंग के। वह सचमुच रोज़ लॉन था। वह बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की छड़ों के कटघरे। बेगम बेलियां भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छां थी। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता था जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लुट चुकी थी। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीनी भूल चुका हो, क्योंकि नेस्टशरियम या स्वीटपी या फ्लॉक्स, कोई भी मौसमी फूल ना था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली और बेगम बेलिया थी जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद उन्हीं की काट छाट पर बाग चल रहा था। बागवानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास ना था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए यह फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से ज़िंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता था जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहेज कर रखे हुए हैं, और कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तां कह जाए। पौधे की ऊपरी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरह मुंह किए हुए यह गुलाब, जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, यह अपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और वह एक नीचे वाली टहनी का आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पंखुड़ियों और दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी। यह गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली जो बहुत सावधान से हरा आंचल लपेटे हैं और प्रथम ज्ञात यौवना की तरह लाज में जो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटें 7 हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती हैं। और फारस के शाहजादे जैसा शान से लिखा हुआ है, पीला गुलाब। उस पीले गुलाब के पास जाकर चंदर रुक गया और झुककर देखने लगा। कार्तिक पूनों के चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलियों के कुंज से छनकर आने वाली तोता पंखी धूप ने जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदन ने सोचा उसे तोड़ लो, लेकिन हिम्मत न पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, हियर यू आर, आई हैव कॉट रेड हैंडेड यू। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया। अजब रहस्यमय है यह बंगला। एक अव्यक्त भय है और एक सिहरन में उसके हाथ पांव ढीले हो रहे हैं। लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत कमज़ोर, बीमार सा, पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदर के दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हफ्ता हुआ बोला, रोज़ रोज़ यहाँ से फूल गायब होते थे। मैं कहता था कौन ले जाता है। वह हफ्ता जा रहा था। आज मैंने पकड़ा तुम्हें। रोज चुपके से ले जाते थे। वह चंदर को कस कर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूटी जा रही थी। चंदर ने उसे झटका देकर ढकेल दिया और डांट कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया अभी ढेर कर दूंगा तुझे, गोरा सुअर। और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई।
वह धक्के से गिर गया था। धूल चाटते हुए उठ बैठा और बड़े ही रोनी आवाज़ में बोला, कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे। तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। हाय रे मैं। और सचमुच वह जैसे रोने लगा हो। चंदन ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। हंसी रोक कर बोला, गलतफहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं चिट्ठी लेकर मिस्टर क्रूज के पास मिलने आया हूँ। उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो, बहाना बनाते हो, और अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमज़ोर ना होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी, मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे बाप, दौड़ो दौड़ो, मुझे मार डाला। पापी, टॉमी, अरे दोनों कुत्ते मर गए क्या? उसने डर के मारे चीखना शुरू किया। क्या है बर्टी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्ला कर कहा। अरे मार डाला इसने, दौड़ो दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खुला। पैथड गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांट कर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है। जबान संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओह, कोई भी हो, मैं मिस्टर क्रूज से मिलने आया था। मैंने तो आवाज़ दी थी। कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। यह बीमार और कमज़ोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। कोरा उस लड़की के आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीस कर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली की झाड़ के पीछे छिपा देखता रहा। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ। तुम देखते रहो बर्टी, इसे मैं फ़ोन करती हूँ। लड़की ने डांटते हुए कहा। अरे भाई, मैं मिस्टर क्रूज से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का। मैं मिस्टर क्रूज हूँ। देखिए तो ये खत है। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज़ बदल दी। छी बर्टे, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। तुम तो मुझे बदनाम कर डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोनी होगी। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, उसने और भी घबरा कर कहा। माफ़ कीजिएगा, लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा। मेरे भाई का दिमाग ज़रा ठीक नहीं रहता जब से इनकी पत्नी की मौत हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भले आदमी की इज्जत उतार लें। चंदन ने बिगड़ कर कहा। देखिए, बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंदन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहा कर आ रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श ने चंदर सिहर उठा और उसने हाथ झटक कर कहा, अफसोस, आपका हाथ तो बर्फ़ है। लड़की चौंक गई। वह सन्नाटा सहसा सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए बर्टी, तुम्हारे पीछे मैं बेडेड गाउन में आप आ गई। और गाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपने खुले गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे चंदन ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वह 30 बरस की दुबली पतली तरड़ी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल, एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं, चाय की तरह वह हल्की पतली भूरी और तुर्श थी। भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वह गोरा उठा और चंदर का हाथ कंधा छूकर बोला, माफ़ करना भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में ये गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार है। जब इनका पहले पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी। कौन पम्मी? या मेरी बहन प्रमिला डिक्रूज। ओह, कब मरी आपकी पत्नी? माफ़ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ ख़राब है। देखिए, कहकर उसने झुक कर अपने खोपड़े चंदर के सामने कर दिए और बहुत गिड़गिड़ा कर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे मैं, जाइए, पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाज़ा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झाँक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े हुए सोफा पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़े थे। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ झीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक फ्लैनेस का फुल पैंट जिसके 2 ग्लेसेस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नज़दीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पेंट पर वह आई निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज़ में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया।
कोई भी लड़की ने संकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफ़ी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वह भी तब जबकि उसके होठों पर न केवल बोली अच्छी लगती हो वरन लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंदर की एक आदत थी, और चाहे कुछ न हो कम से कम वह यह अच्छी तरह से जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितने ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है, कब अकड़ कर। इस वक्त जानता था कि लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है अपने अपमान के हर जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिक्रोज, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत हैं। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओह, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखूँ। और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियाँ रख दी। लाइए लोशन मल दूँ मैं? धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट न कीजिए, आपकी उंगलियां गंदी हो जाएंगी, कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। यह वाकई कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी न कर सकी। और फिर 6 बरस से 60 बरस तक की कौन ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहास न हो जाए। अच्छा लाइए, वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है? उसने विषय बदलते हुए कहा। हाँ लीजिए, कपूर ने दे दी। यह तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागज़ों पर नज़र गड़ाते हुए कहा। मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी, और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में, आर्मी में। लेकिन फिर आप डिक्रोज क्यों लिखती हैं? और फिर मिस, क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज़ को फिर तय करती हुई बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी की बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, ये मेरे भाई हैं ना, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से एक थे। एक बिशप सी की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और फिर उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर शिलोन गए थे। वह लड़की बहुत कलाप्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। यह गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बॉल डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इतना ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी उंगलियां जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वह घर आई, बहुत बिगड़ी, बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बर्टिन भी बिगड़ गया। और उस दिन से जो इन लोगों की खटकी तो फिर कभी न बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सॉर्जेट को प्यार करने लगी। बट्टी को इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ गया, लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया, उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सॉर्जेट से प्यार जारी रखा। लेकिन बीमारी में बर्टी की बहुत सेवा की। बर्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वह बच्ची सॉर्जेट की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं होता कि वह सॉर्जेट को प्यार करती थी। वह कहता था, यह दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला। उस बच्ची का नाम बर्टी ने रोज़ रखा और उसे लेकर दिन भर उन्हीं गुलाब के पेड़ों के नीचे में बैठा करता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया, वह मर गई और तब से बर्टी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर के स्टडी रूम में चलिए। चलिए, चंदर बोला और मम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेज़ों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से इतना पुराना और गंदा नज़र आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली लगने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार कर वे लोग स्टडी रूम में पहुँचे। बड़ा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। 4 कोने में 4 मेज़ें लगी हुई थी जिनमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी थी। एक अलमारी के नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगे। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने से एक कुछ मराठी की किताबें रखी थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, माफ़ कीजिएगा मिस्टर क्रोस। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप?
क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताज्जुब है। पम्मी बोली, अपनी ट्रेनोली डिक्रूज़ का नाम सुना है? हाँ हाँ, डिक्रूज़ जिन्होंने कौशाम्बी में खुदाई करवाई थी, वो तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे। कपूर ने कहा। हाँ, वह मेरे सगे नाना थे, और वह अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे, और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी, जो कि एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में उन्हें ईसाईयत अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का ही मकान है, और अब हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर हैं। वे हमारे ख़ानदान के अटर्नी थे, और डॉक्टर शुक्ला ने ही यह जायदाद हमें दिलवाई थी। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। टाइपराइटर में कार्बन और कागज़ लगाकर कहा, लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा, ये लड़की तो जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक है और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज़ भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थी, और तेज़ इतनी कि 1 घंटे में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली। ठीक 1 घंटे के बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया। बगल में बैठे हुए कबीर की ओर झुककर कहा, अब थोड़ी देर आराम कर। और अपनी उंगलियां चटकाने के बाद वह कुर्सी खिसका कर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतकल्लुफ़ी से हाथ रखकर बोली, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ, लेकिन मुझ में तो कम होने से रहा अब बिना चाय के। पम्मी एक अल्हड़ बच्ची की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज़ उठाए और कलम निकालकर उनकी गलतियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने की। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताजुब है, आपकी इजाज़त हो तो मैं सिगरेट पी लूँ? क्या आप सिगरेट पीती हैं? छी, पता नहीं क्यों औरतों को सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर, के समाज में मिलते जुलते नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई है। मैं अपने ही दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना हमारे लिए संभव नहीं। घर में अकेली रहती हूँ। सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक़ नहीं। तलाक के बाद आपने पढ़ाई क्यों जारी नहीं रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा ना कि किताबों का मुझे शौक़ नहीं। बिल्कुल, पम्मी बोली। और मैं अपने को आदमियों में घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने घर में बंद रही। मैं और बर्टी, सिर्फ बर्टी से बात करने का मौका मिला। बर्टी मेरा भाई, वह भी बीमार और बूढ़ा, कहीं कोई तकल्लुफ़ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक से बेतकल्लुफ़ी से बात करती हूँ। जो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं, कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए मैंने अपने को अपने बंगले में ही कैद कर लिया है। अब आप ही हैं। आज पहली बार मैंने आपको देखा। मैं समझी ही नहीं कि आपसे कितना दुराव रखना चाहिए। अगर आप भले मानस ना हो तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। अगर यही बात हो तो कपूर हंसकर बोला, संभव है मैं अपने भले मानस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज़्यादा पसंद करूं। तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भी ना मिलूं। पम्मी गंभीरता से बोली, नहीं मिस्टर क्रूज़, नहीं। आप पम्मी कहिए, मिस्टर क्रूज़ नहीं। पम्मी से सही। आप गलत ना समझे, मैं मजाक कर रहा था, कपूर ने बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था कि वह साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बर्टी लड़खड़ाता हुआ हाथ में धूल सना खुरपा लिए आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने कुर्सी खिसका दी और कहा, आइए। पम्मी उठकर और बर्टी के कंधे पर एक हाथ रखकर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बर्टी बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमजोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था। पम्मी और कपूर दोनों चुपचाप हो गए। थोड़ी देर बाद बर्टी ने आंखें खोली और बहुत कड़वा स्वर में बोला, पम्मी तुम नाराज़ हो? मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर बर्टी का माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो भूल गई और कपूर भी भूल गए। अच्छा, धन्यवाद पम्मी, अपना हाथ इधर लाओ। और वो पम्मी के हाथ पर सिर रखकर पड़ा रहा और बोला, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था वह आई थी और पूछ रही थी, बर्टी तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट अपनी आंखें ढक ली कि कहीं आंखों का पीलापन न देख ले। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोली, सॉर्जेट के साथ जरा क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था पम्मी? कपूर स्तब्ध था, उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आँख का इशारा करते हुए कहा, हाँ हमसे मिली थी वह, लेकिन बर्टी वह सार्जेंट के साथ नहीं गई थी? हाँ। तब बर्टी की आंखें चमक उठी और उसने सुन में पूछा। वह बोली, बर्टी के ये गुलाब सार्जेंट से ज़्यादा प्यारे हैं? पम्मी बोली। अच्छा। मुस्कुराहट से बर्टी का चेहरा खिल उठा। उसकी पीली पीली आंखें और धंस गईं और दांत बाहर झलकाते हुए
क्या कहा उसने? फिर तो कहो। उसने कहा, ये गुलाब सॉर्जर से ज़्यादा प्यारे हैं। फिर उन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छिप गई। तुम्हें सुबह किसी फूल में तो नहीं मिली? तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली? बर्टी ने बच्चों के से भोले विश्वास के स्वरों में कपूर से पूछा। चंदा चौंक उठा और पम्मी और बर्टी की इन बातों का उसका मन बेहद भर आया। बर्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा रही थी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, चंदा ने कहा। बर्टी ने फिर मायूसी से झुका लिया और कहते हुए आवाज़ में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वह तनकर खड़ा हो गया और उसे कुछ काटते हुए बोला, जाने कौन ये फूल चुराता है। अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे पी लूँ। उसने हाथ की उंगली काटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और कपूर ने कोई बातें नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बर्टी की बातें सोचता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे उनमें शायद बर्टी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही। फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बर्टी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वो मेरा भाई है और बच्चे की तरह नासमझ है और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों, तुम्हें ताज्जुब क्यों होता? पम्मी ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ। गंभीर हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता। इतना पागलपन। क्षण भर चुप रही और फिर जैसे बहुत ही तेज़ी से बोली, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है, शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफरत है और उस धोखेबाजी के बाद इस झूठ मूठ की यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब के फूल, ये क्यों मूल्यवान है? इसलिए ना कि इसके साथ बर्थडे की ज़िंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुथी हुई है। अगर ये फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की ज़िंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आना ज़रूरी है तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफ़रत करती हूँ, इसलिए मैं किताबों से नफ़रत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होगी। पम्मी चुप हो गई। उसका चेहरा सूख गया। थोड़ी देर बाद उसका तैश उतर गया और वह अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोले, बर्थडे से मत कहना, अच्छा? कपूर को स्वीकृति दी और कागज़ समेटकर खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने और घुमा कर कहा, देखो, पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए तो अब अक्सर आना। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा, डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन करना। कभी यहाँ ज़रूर आएँ। आप कभी चलिए, वहाँ उनकी लड़की है, आप उससे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुँचाने चली तो देखा बर्टी एक चमेली के झाड़ में टहनियाँ हटा हटा कर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर पूछा उसने, तुम्हें याद है वह चमेली के झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन की ओर चल दिया। उसे बर्टी को देखकर डर लगता था। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और बीच में से कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने और गेहूं के खेत, पैर से दूध की झाड़ और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफ़ी बार देहात का सा नज़ारा और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरों के पीछे भी महुआ चूता था और लंबी लंबी घास की दुपहिया के नीचे नीले फूलों की जंगली लतलें उलझी रहती थी। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसू। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज़ के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लितर चढ़ी है और करौंदे के झाड़ के पीछे एक शाही की मांद है। नागफनी की झाड़ी के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के एक मशहूर रईस साबिर हुसैन काज़मी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और अपने बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसू और फूल रखा था और अपने छोटे बच्चे का नाम हशरत। हाँ, अपने पतिदेव साबिर साहब के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फ़िज़ा।